हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यांश ऋषित एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत थैंक्स आप सभी लोगों को। उसका रीजन ये है थैंक्स बोलने का कि मेरा जो लास्ट सेशन हुआ था, राइट, वो सेशन से आज के टाइम में काफी ज्यादा गैप हो चुका है बीच में। उसके लिए रीजंस रहे हैं, कुछ एक कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस आप जो भी कह लीजिए, जिनकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाया, आप लोग को सेशंस प्रोवाइड नहीं कर पाया। बट स्टिल जितना कुछ भी कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है, इस बीच के गैप में मेरे को एक ये चीज रियलाइज करा दी आप लोगों ने कि वो सारी मेरी मेहनत आपके लिए करना सफल हुआ। ठीक है, आपको उन चीजों से फायदा मिला, इसलिए कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। आज की डेट में हमारा YouTube परिवार करीब करीब 4800 लोग क्रॉस कर चुका है। तो बहुत ही अच्छी चीज है। आप सभी लोग एक विश्वास मेरे ऊपर दिखा रहे हैं और आपके इसी साथ की वजह से मुझे भी अंदर से बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। मैं बहुत ज्यादा बूस्टअप हो चुका हूं आगे के सेशंस को लेके। तो चलिए, अब से कोशिश मैं करूंगा आप लोग को रेगुलरली आपका कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, वो टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम देखेंगे कि कितना फ्रीक्वेंटली मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा, राइट। बट सेशंस अब आप लोग को कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे सामने आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो गाइज, आज हम लोग यहां पर बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी की, यानी शिक्षा मनोविज्ञान, राइट। ओके, इसमें हम लोग समझेंगे मीनिंग को, यानी अर्थ को, इसके साथ साथ इसकी कुछ इतिहास यानी हिस्ट्री को भी जानेंगे। देन आफ्टर हम डेफिनेशंस की बात करेंगे, यानी परिभाषा, और उसके बाद एम्स की एंड यूटिलिटी, राइट, यानी उद्देश्य और उपयोगिता कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य और उपयोगिता। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखिएगा, मुझे काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर इंग्लिश में करिए। देखिए गाइस, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं कोशिश ये करूंगा अपने इन सेशंस को थोड़ा सा बाइलिंगुअल रखूं, सो दैट इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों को समझ में आए। आप लोग एक चीज के लिए थोड़ा सा आप लोग फ्लेक्सिबल रहिए कि जो मेरा यहां पर काम है कि आपको कंटेंट सारा बुक्स में अवेलेबल है ना, राइट। उन चीजों को हम कैसे आसानी से समझें, वही काम मैं बेसिकली यहां आप लोगों के लिए करता हूं। ठीक है, तो इसलिए जहां पर मेरे को इंग्लिश के थ्रू समझाना इजी लगेगा या लगेगा कि आप इजीली समझ सकते हो, तो मैं वहां इंग्लिश उठा लूंगा, और जहां पर मेरे को हिंदी दिखाई देगी वहां हिंदी उठा लूंगा। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा, राइट। देखिए, यहां मैंने आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान लिखा है। शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, राइट। इसको मैंने दो पार्ट्स में, ऑब्वियसली शिक्षा और मनोविज्ञान दो पार्ट से मिलकर बना है। ठीक है, जस्ट बिफोर लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मनोविज्ञान के बारे में, ठीक बात है। जिन्होंने भी मनोविज्ञान का लेक्चर नहीं देखा है, मनोविज्ञान का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। मैं आई बटन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, उससे आपको मनोविज्ञान को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो भाई, मनोविज्ञान बेसिकली मैंने बताया क्या था, मनोविज्ञान का अर्थ क्या था, जो फाइनली निकल के आया था वो था व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक बात है, यानी स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है ना, स्टडी ऑफ बिहेवियर क्या था, मनोविज्ञान था। अच्छा, जब मनोविज्ञान की बात आ रही है, जहां पर भी विज्ञान यानी साइंस की हम बात करते हैं, तो साइंस अपने आप में स्पेसिफिक होता है कुछ नियमों और सिद्धांतों के लिए। ठीक है ना, क्योंकि साइंस में तो कोई ऐसे वैसे बातें हवा में तो होती नहीं है। ठीक बात है, इतना तो आप सभी लोग जानते हो। तो यानी अगर विज्ञान की बात आई है तो नियम भी होंगे और सिद्धांत भी होंगे, यानी रूल्स भी होंगे एंड प्रिंसिपल्स भी होंगे। तो बस इसी तरीके से जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान भी कुछ नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए चलता है, यानी व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो कुछ नियमों और सिद्धांतों के आधार पर ही किया जाता है। ठीक बात है। अब देखिए, मनोविज्ञान को अपन लोग समझ चुके थे, ठीक बात है। मनोविज्ञान के साथ जैसे ही हमने शिक्षा को जोड़ा, तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि शिक्षा में मनोविज्ञान का इस्तेमाल जब किया जाएगा तभी ना ये शिक्षा मनोविज्ञान बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको? अभी इसको और अच्छे से समझाऊंगा। कहने का सेंस ये है कि उससे पहले जब मैंने आपको सबसे पहला पेपर पढ़ाया था, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, वहां पर मैंने आपको शिक्षा के बारे में बताया था, शिक्षा को डिटेल से डिस्कस किया था, राइट। वहां पर शिक्षा क्या होती थी, शिक्षा को बहुत आसान अगर लैंग्वेज में हम लोग को समझना है तो शिक्षा हमें जो भी ज्ञान नहीं है या जिन चीजों के बारे में हमें पता नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक बिना पढ़ा लिखा हुआ आदमी वो जानता है कि खाना कैसे पकता है, तो वो अपने भरण पोषण के लिए, यानी वो अपने भूख के लिए, अपने पेट के लिए वो खाना तो बना सकता है, खाने में वो रोटी दाल सब्जी सब बना लेगा, ठीक बात है। लेकिन अब जो आजकल की जो नई नई डिशेस निकल के आ रही हैं, जो डिशेस की जो रेसिपीज हैं, वो रेसिपीज उस अनपढ़ आदमी को
मुश्किल ही होगा, अगर उसने सीखा नहीं है कहीं से तो शायद ही उसको वो रेसिपीज पता चल सके, वो इंग्रेडिएंट्स जो उन रेसिपीज में पड़ते हैं वो शायद ही उसको पता चल सके, राइट। मतलब उसके लिए उसको किससे जुड़ना पड़ेगा, शिक्षा से जुड़ना पड़ेगा। शिक्षा का दायरा बहुत विस्तृत है, ठीक है। खाली शिक्षा वही नहीं होती है जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं, जिन्होंने शिक्षा के बारे में ना पढ़ा हो, शिक्षा के वीडियोस जाके देख सकते हैं, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव यानी फर्स्ट पेपर में, ठीक है। उसका भी मैं कोशिश करूंगा आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आई बटन में। एनीवेज, चलिए, तो शिक्षा क्या हो गया कि हमारे व्यवहार को और अच्छा या और प्रभावी बनाना, ठीक बात है। यानी हम कह सकते हैं टू इंप्रूव बिहेवियर, ठीक बात है, या हम कह सकते हैं व्यवहार को प्रभावी या उन्नत बनाना, ठीक बात है। यानी शिक्षा का काम क्या है, शिक्षा का काम सिर्फ इतना सा है कि हमारा जो भी बिहेवियर है, हमारी जो भी एक्टिविटीज हैं, वो कितनी इफेक्टिव, कितनी इंप्रूव हम कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से उनको कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती हैं, शिक्षा से, राइट। बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एक इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन मतलब आमने सामने अगर दो लोग मौजूद हैं तो उनसे बातचीत करना। जैसे अगर मान लीजिए दो लोकल लोग हैं, ठीक है ना, बढ़िया एकदम ठेठ गांव देहात के, और हो का हालचाल है कैसन बा, राइट, इस टाइप के। लेकिन वहीं पर जब दो प्रोफेशनल्स मिलते हैं तो उन प्रोफेशनल्स के बीच का जो बातचीत होता है वो फॉर्मल बिहेवियर होता है उनका। वो बातचीत इतनी नपी तुली और सधी होती है कि वो कोई भी देख के बता सकता है कि नहीं यार, दे आर और दोज आर लिटरेट पीपल, राइट। यानी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको उसके बारे में अच्छे से अवेयरनेस है कि कैसे एक नए इंसान के साथ, एक अनजान इंसान के साथ को इंटरैक्ट करना है, ठीक बात है ना। तो आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होगे। तो ये हो गया शिक्षा, ये हो गया मनोविज्ञान। अब इन दोनों को अलग अलग समझा, एक साथ समझने की जब बात करेंगे तो वही चीज कि शिक्षा में जब मनोविज्ञान यानी व्यवहार का अध्ययन करने वाले जो नियम और सिद्धांत होते हैं, उन नियमों और सिद्धांतों का उपयोग करके जब हम शिक्षा को प्रभावी बनाते हैं या उन्नत बनाते हैं शिक्षा के माध्यम से अपने व्यवहार को, तो यही कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझिए। जब अपने यहां गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी तो उस समय पर क्या होता था, जो गुरु हुआ करते थे वो अपने शिष्यों को यानी अपने जो उनके स्टूडेंट्स होते थे उनको सिर्फ लेक्चर्स दिया करते थे। वो लेक्चर्स उनको आज इट इज जैसा गुरु ने दे दिया उसको सुन लेना है, उसको कंठस्थ कर लेना है यानी याद कर लेना है, ठीक है ना। उन बच्चों को वो चीज समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, वहां पर गुरु के लिए वो चीज मैटर नहीं करती थी, क्योंकि उस समय पर मनोविज्ञान नाम का कोई भी विषय हमारे पास मौजूद नहीं था, ठीक है। तो गुरु आते थे, गुरु को लेक्चर देना हुआ, गुरु को जो भी चीज बतानी हुई, पाठ याद कराना हुआ, उन्होंने उसके बारे में बताया और विद्यार्थियों ने उसको एज इट इज कंठस्थ कर लिया, वो समझ में आए चाहे ना आए, ठीक है। धीमे धीमे हुआ क्या, जब मनोविज्ञान ये विषय एक सामने आया, पता चला कि व्यवहार का अध्ययन कुछ नियमों और सिद्धांतों के आधार पर भी होता है, इसको कैसे और हम आसान बना सकते हैं। मतलब अगर हमारे हाथ में कहा जाता है ना कि 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं होती, यस एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर कहीं पर किसी क्लास में 5, 10, 15, 20, 50 बच्चे बैठे हुए हैं तो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, राइट। उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही स्कॉलर टाइप के होंगे, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो एकदम बैक बेंचर्स टाइप के होंगे जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, बट डजंट मीन कि उनके पास दिमाग नहीं है, राइट। उनके इंटरेस्ट का फील्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, किसी का पढ़ाई में, किसी का खेलकूद में, किसी का लड़ाई में, राइट। लेकिन ये आप नहीं कह सकते हो कि उनके इंटरेस्ट के आधार पे उनमें बुद्धि नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कहने का सेंस, जब मनोविज्ञान को इंट्रोड्यूस किया गया, मनोविज्ञान विषय हमारे सामने आया, तब वहां पर यह हुआ कि हर एक बच्चे को, हर एक इंडिविजुअल को उसके हिसाब से शिक्षा मिलनी चाहिए। जिस बच्चे के अंदर अच्छी पकड़ है, ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, तो उसको उस तरीके से शिक्षा दी जाएगी, उस तरह की, उस लेवल की शिक्षा दी जाएगी। और जो वीक बच्चे हैं उनको उस तरीकों से सिखाया जाएगा जहां से उनके अंदर भी सेम वही नॉलेज वो इनकलकेट कर पाए, वो सीख पाए उन चीजों को, जिससे उनमें और जो एक मेधावी बच्चा है यानी एक स्कॉलर स्टूडेंट है उसमें ज्यादा अंतर ना बचे। मतलब उसकी और इनकी पढ़ाई दोनों की इक्वल लेवल की यानी इक्वल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, ठीक है। तो बस यही आप समझ लो, यही है शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान का प्रयोग। हर एक इंडिविजुअल, हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को कैसे प्रभावी बनाना है, कितना आसान बना के बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, यह है शिक्षा मनोविज्ञान, राइट। गाइज यहां पर मैं आपको लगे हाथ एक चीज और बता देता हूं, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस टीचिंग से रिलेटेड है, वो आपका चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, राइट, या कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम जिसमें भी आपसे चाइल्ड साइकोलॉजी आपसे पूछी जाए, तो उसमें ध्यान रखिएगा, ये जो आपका साइकोलॉजी, ये
सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसलिए इस वाले पर्टिकुलर सेगमेंट को, इन वीडियोस की सीरीज को जरूर टाइम टू टाइम और एक साथ देखते हुए चलिएगा। यहां से आपके बहुत सारे वन लाइनर्स, आपके डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस सब प्रिपेयर होंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। बट आपको एक एक वीडियो को, एक एक लेक्चर को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए चलना है, राइट। ये आपको कॉम्पिटिशंस में भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने मीनिंग यानी अर्थ को जान लिया। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात इतिहास की कर लेते हैं, क्योंकि अब जब बात छिड़ी है एजुकेशनल साइकोलॉजी की तो थोड़ी दूर तक जानी चाहिए, यानी उसका इतिहास हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इतिहास को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास को फटाफट कुछ एक जल्दी से पॉइंट्स में समझ लेते हैं, जहां से आपके लिए हो सकता है कुछ एक वन लाइनर्स या डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके लिए आपको मिल जाए, ठीक है। तो इतिहास की जब हम बात करेंगे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का इतिहास बहुत ही पुराने से माना जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर थोड़े भिन्न भिन्न मत हुए हैं, क्योंकि ये कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स हुए हैं जिनमें जो अलग अलग लोग हुए हैं, अलग अलग दार्शनिक यानी फिलोसोफर्स हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, तो उनके अपने अलग अलग बिलीव्स हैं, अपनी अपनी ओपिनियन है कि इसका शुरुआत कहां से और किसके पीरियड से मानी जाती है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि ये जो बेसिकली है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें ग्रीक फिलोसोफर्स का बहुत हद तक योगदान है, ठीक है। ग्रीक फिलोसोफर्स यानी ग्रीक दार्शनिक या यूनानी दार्शनिक भी जिनको हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है या इसकी जो शुरुआत हुई है वो एरिस्टोटल के टाइम से हुई है, ठीक है ना, एरिस्टोटल की वजह से। तो या जिनको हम अरस्तु बोलते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम लोग अभी देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको एक चीज बताई कि यहां पर अलग अलग मत हैं, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब जो यहां पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप जरूर नोट डाउन करिए। जब यहां हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की हिस्ट्री यानी इतिहास की, तो यहां पर एक नाम बहुत चर्चित जो आता है हमारे सामने वो है स्किनर का। अब ध्यान आपको देना है कि ये कौन से स्किनर है। ये जो आपके कोर्स में अवेलेबल है इनका नाम है BF स्किनर, ठीक है ना, जिनका फुल नेम आप लिख सकते हो बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है। ये इनका फुल नेम है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इनके हिसाब से शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ कहां से माना जाता है, अरस्तु से। अरस्तु से होता है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी बिगिंस विद एरिस्टोटल, ठीक है। इन्होंने अपनी ओपिनियन अरस्तु के साथ दी थी। क्यों दी थी, अब ध्यान दीजिएगा। जो अरस्तु की शिक्षा पद्धति थी, ध्यान से समझिएगा, जो अरस्तु की शिक्षा पद्धति थी उसको देख के आप खुद बोलोगे ये चीज कि हाँ, यहां से एजुकेशनल साइकोलॉजी बिल्कुल दिखती है हमको। इसकी शिक्षा पद्धति क्या थी, तो एरिस्टोटल की शिक्षा पद्धति की अगर हम बात करें तो इस पद्धति को ध्यान से समझिएगा। जब अरस्तु की शिक्षा पद्धति की बात करी जाती है तो अरस्तु की शिक्षा पद्धति क्या थी, इसको समझिए। आप खुद ब खुद ये चीज बताएंगे कि ये शिक्षा मनोविज्ञान की झलक पूरी पूरी इसमें दिखती है। देखिए, इसका जो सबसे पहला पॉइंट था दैट इज अलग अलग शिक्षा। इनका ये कहना था कि बच्चों की शिक्षा अलग अलग हिसाब से होनी चाहिए। जैसे किसी की अगर मॉरल एजुकेशन जरूरी है यानी नैतिक शिक्षा, तो उसको नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। किसी को नैतिक शिक्षा जैसे उसके अगर समाज से, उसकी सराउंडिंग से मिल रही है तो उसको उसकी जरूरत नहीं है, तो मान लीजिए इसको व्यावसायिक शिक्षा देनी है, राइट। व्यावसायिक शिक्षा यानी प्रोफेशनल स्टडीज, ठीक है। या इसी तरीके से कोई बच्चा है कि जिसका सराउंडिंग में अध्यात्म की कमी रही है, अध्यात्म से रिलेटेड नहीं रहा है और उसको अध्यात्म की शिक्षा मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आध्यात्मिक शिक्षा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। मतलब हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से शिक्षा अलग अलग होनी चाहिए, ठीक बात है। अब ये चीजें डिपेंड करती हैं उस बच्चे के सामाजिक परिवेश पे कि वो किस तरह के समाज में बड़ा हुआ है, किस तरह के समाज के बीच रह के उसने शिक्षा ग्रहण करी है, ठीक है। तो ये तो अलग अलग शिक्षा हो गई कि सबके हिसाब से उनकी शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा इनका जो पॉइंट था वो था स्वतंत्र एवं मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। मतलब एजुकेशन के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे के ऊपर, एकदम फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी आपको समझ में आ रहा है। तीसरी चीज जो है अलग अलग विधियां। अब ध्यान से देखिएगा, अलग अलग विधियों को क्यों इन्होंने बोला, उसका रीजन यही था कि जरूरी नहीं है कि जितने तरह के बच्चे हैं सब एक ही तरह के टीचिंग मेथड को आसानी से समझ लें, राइट। तो उन्होंने कहा कि यहां पर अलग अलग शिक्षण विधियां भी होनी चाहिए सो दैट कि हर एक बच्चे को वही जानकारी, वही इंफॉर्मेशन आसानी से दी जा सके उसके इंटरेस्ट के आधार पर, ठीक बात है। तो आप एक चीज मेरे को बताओ कि जब बात इनकी शिक्षा पद्धति की हो रही है और अभी हम लोगों ने यहां पर पढ़ा
एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी जब साइकोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग एजुकेशन में करते हैं तो क्या यह आपको साइकोलॉजी यहां पर नहीं दिखाई दे रही है? भाई बच्चों के हिसाब से अलग अलग शिक्षण विधियां होनी चाहिए, स्वतंत्र व मुक्त शिक्षा होनी चाहिए, यानी उनको बाउंड नहीं किया जाना चाहिए, राइट। और अलग अलग, यानी जिस तरह की जिस बच्चे को जरूरत है उसको इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो आप खुद जान सकते हैं कि यहां पे इसकी झलक मिल रही है। दैट इज व्हाई बीएफ स्किनर ने ये चीज बोली, एजुकेशनल साइकोलॉजी बिगिंस विद एरिस्टोटल, यानी अरस्तु से ही शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी। और गाइज अगर समझ में आ रहा है और सेशन में मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक करते हुए जरूर चलिएगा और इस वीडियो को, इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो सेकंड नाम आता है, वो सेकंड नाम की हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यहां पर इसी क्रम में एक नया नाम और आगे आता है, W.B. कॉल्सनिक, यानी उनको हम पूरा नाम लेते हैं वॉल्टर बी कॉल्सनिक, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला शिक्षा मनोविज्ञान के लिए कि ईसा से 5वीं सदी पूर्व यूनानी दार्शनिकों से शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ होता है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी बिगिंस विद ग्रीक फिलोसोफर्स 5th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट, राइट। ये किन्होंने कहा? वॉल्टर बी कॉल्सनिक ने, ठीक बात है। तो यहां से आप समझ सकते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को यूनानी दार्शनिकों के समय से प्रारंभ माना जाता है, ठीक बात है। अब इसी के साथ कुछ और भी दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा को शिक्षा मनोविज्ञान का सूत्रपात माना है, ठीक है। यानी अब बात आती है रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा की। तो रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा क्या थी उसको भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं और समझ देखिएगा। यहां पर रूसोज नेचुरलिस्ट आइडियोलॉजी, यानी रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा क्या थी? तो बहुत सिंपल है इसको समझना। प्रकृतिवादी यानी इन्होंने प्रकृति यानी नेचर पे ही सारा फोकस रखा है। इनका कहना है जिस तरीके से हर एक बच्चा, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग नेचर का होता है, तो उसको इन्होंने यही बोला कि कोई भी इंसान है, ठीक है ना, या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी विद्यार्थी है, उसको प्रकृति यानी नेचर के साथ खुला छोड़ दो, ठीक है। वो नेचर के साथ खुद रहेगा और जब नेचर के साथ इसका इंटरेक्शन होगा, राइट, यानी नेचर के साथ जब ये खुद घुलेगा मिलेगा तो इसको बहुत सारी चीजें, क्या सारी ही चीजें इसको समझ में आने लगेंगी और ये बहुत कुछ सीख जाएगा, ठीक है। और यहां पर इनका ये भी कहना था, चूंकि हर इंसान का अपना अपना इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो कोई भी चीजों का इसके ऊपर थोपना नहीं चाहिए, जबरदस्ती किसी चीज के लिए नहीं करना चाहिए कि कोई भी बच्चा है तो उसको हमें इंजीनियर बनाना है तो इंजीनियर ही बनाना है। अगर उसका इंटरेस्ट है क्रिकेटर बनने का तो हमें क्रिकेटर बनाने के लिए उसको उसी डायरेक्शन में आगे गाइड करना चाहिए, ठीक बात है। तो मतलब कैंडिडेट या किसी भी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग सिचुएशंस के साथ या नेचर के साथ उसको स्वतंत्र फ्री छोड़ देना चाहिए और वो खुद ब खुद सीख जाएगा, खुद ब खुद शिक्षित हो जाएगा। यही बेसिकली है रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा यानी नेचुरलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक बात है। तो गाइज अब यहां पर हमने इन 3 स्टेटमेंट्स में कुछ हमने ये चीजें देखी कि बीएफ स्किनर ने क्या बताया। बीएफ स्किनर ने बताया कि एरिस्टोटल से एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टार्ट होती है। वहीं पर कॉल्सनिक की अगर हम बात करें तो कॉल्सनिक ने क्या बताया कि यूनानी दार्शनिक जो थे यानी ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उनके समय से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। और तीसरी जब बात आती है तो वहां पर कुछ दार्शनिकों ने भी कहा है कि रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ये तो अलग अलग एक थ्योरीज कह लीजिए, इनको फिलोसफीज कह लीजिए, आइडियोलॉजीज कह लीजिए हैं जो अपने अपने विभिन्न मत हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ एक और नाम लेंगे जिनके बारे में अभी हम थोड़ा सा और जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की फील्ड में। और यहां से आपको ध्यान में ये रखना है कि ये नाम और इनसे रिलेटेड जो कुछ एक स्टडीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उनको नोट्स बनाते हुए चलिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा, या आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। गाइज एक चीज मैं आप लोगों को सभी को बता देना चाहता हूं, जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। देखिए गाइज, जब मैं आपके सामने लाइव सेशन कोई बोर्ड पे लेके आता हूं तो इसका मेरे पास खुद कोई पीडीएफ नहीं होता है, बिकॉज ये सारी चीजें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन हाँ, जिन भी टॉपिक्स का, जिन भी कंटेंट्स का मैं पीडीएफ बनाऊंगा वो डेफिनेटली मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूं, उस चैनल पे आपके साथ में शेयर कर दूंगा। डो नॉट वरी अबाउट दैट। लेकिन फिलहाल जो बोर्ड पे आपसे शेयर कर रहा हूं उन चीजों को आप नोट्स के फॉर्मेट में अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, सबसे बेहतर है। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग कुछ एक नाम को और देखते हैं, उनको समझते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर पहला नाम आता है जी स्टैनली हॉल का, जो अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। और इनको क्या कहा जाता है, इनकी क्या स्टडीज बेसिकली रही हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन बाय क्वेश्चनेयर मेथड। ध्यान से देखिएगा, इसको हिंदी में आपको बता देता हूं मैं। बालकों के व्यवहार का
अध्ययन किया यानी स्टडी, ठीक है ना, बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया किस मेथड के थ्रू यानी किस पद्धति से, तो ये किया इन्होंने प्रश्नावली पद्धति से। ठीक बात है, यानी ध्यान से समझिएगा, यहां पर दो तीन चीजें निकल के आ रही हैं। पहली चीज, जी स्टैनली हॉल के लिए क्या इन्होंने क्या स्टडी किया, इन्होंने बच्चों के यानी बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया। किस मेथड से किया, वो किया क्वेश्चनियर मेथड से या प्रश्नावली विधि से। ठीक बात है, इसलिए चूंकि इन्होंने सबसे पहले बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक बात है, तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें निकल के आती हैं। क्या, पहली चीज, जी स्टैनली हॉल कौन थे, ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बच्चों के यानी बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया। किस मेथड के थ्रू, क्वेश्चनियर मेथड यानी प्रश्नावली विधि के थ्रू। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको, जी स्टैनली हॉल को। ठीक बात है, अब देखिए यहां पर बात जब आती है प्रश्नावली मेथड की, तो इसको एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रश्नावली मेथड की अगर हम बात करते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले इसको किसने इसका निर्माण किया या इस विधि को इंट्रोड्यूस किया, तो वो किया वुडवर्थ ने। ठीक बात है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। जब बात यहां मैं कर रहा हूं प्रश्नावली मेथड की, तो इस मेथड को सर्वप्रथम किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो किया था वुडवर्थ ने। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। लेकिन जब बात आती है बच्चों के व्यवहार के लिए यानी बच्चों के व्यवहार के अध्ययन के लिए जब प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो सही आंसर होगा आपका दैट इज जी स्टैनली हॉल। बात समझ में आ रही है, यानी केवल अगर प्रश्नावली का निर्माण या उसकी उत्पत्ति किनसे मानी जाती है, तो वो हो गया वुडवर्थ। लेकिन जब बच्चों के या बालकों के व्यवहार के अध्ययन की बात आएगी, तो वहां पर प्रश्नावली मेथड का निर्माण किसने किया, इंट्रोड्यूस किसने किया, जी स्टैनली हॉल ने। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी। यहां से आपके दो तीन जो फैक्ट्स बने हैं, वन लाइनर्स बने हैं, उनको आप जरूर ध्यान में रखते हुए चलिए, और चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट्स भी बनाते हुए चलिए। चलिए अब नेक्स्ट नाम हमारे सामने आता है, दैट इज जॉन डेवी का। राइट, जॉन डेवी की जब हम बात करते हैं, तो ये भी अमेरिका के ही साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। दरअसल आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्रीब्यूशन किसी कंट्री के जो साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, तो वो बेसिकली अमेरिका के ही रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं में एक जॉन डेवी भी थे। जॉन डेवी का जो इनकी स्टडी रही थी, वो किस चीज के लिए रही थी, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्टडी ऑफ एजुकेशनल बिहेवियर। ठीक बात है, एजुकेशनल बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, शैक्षिक व्यवहार ऑफ चिल्ड्रन। राइट, ध्यान से समझिएगा, जॉन डेवी ने किस चीज का अध्ययन किया, बालकों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया। ठीक बात है ना। अभी जस्ट बिफोर जब स्टैनली हॉल के लिए हमने पढ़ा था, तो स्टैनली हॉल ने बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया था। यहां पर इन्होंने यानी जॉन डेवी ने क्या किया, बालकों के शैक्षिक व्यवहार यानी एजुकेशनल बिहेवियर का अध्ययन किया। ठीक है, अब उसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी लैब यानी प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला वॉज एस्टैब्लिश्ड यानी इनके द्वारा स्थापित की गई। कहां पर, इन शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर में। कब, इन 1890 यानी 1890 में। ठीक बात है, अब लगे हाथ मैं यहां पर एक चीज रिवाइज करा देता हूं। जिन लोगों ने भी मनोविज्ञान वाला लेक्चर देखा होगा, उसमें मैंने मेंशन किया था कि जब बात आती है साइकोलॉजिकल लैब की यानी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की, तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी, सबसे पहली 1879 में लिपजिग शहर में विलियम वुंड द्वारा स्थापित की गई थी। बात समझ में आई। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशनल बिहेवियर की, यानी जॉन डेवी ने अमेरिका के शिकागो शहर में 1890 में शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना की थी। ठीक है, और जब यहां पर केवल मनोविज्ञान प्रयोगशाला की बात है, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बता दी, यह है शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला जिसकी स्थापना की जॉन डेवी ने, और जो मनोविज्ञान की सर्वप्रथम प्रयोगशाला है उसको स्थापना की गई है 1879 यानी 1879 में। किसके द्वारा, विलियम वुंड के द्वारा। कहां, लिपजिग शहर में। ठीक बात है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। जॉन डेवी की भी ये बात हो गई। अब इसके बाद एक और नाम जो हमारे सामने इंपॉर्टेंट आता है, नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको हमें यहां पर डिस्कस करना है। तो यहां पर नेक्स्ट नाम मैं आपके सामने नोट डाउन करता हूं, दैट इज एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट नाम आपके सामने लिखा हुआ है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये भी अमेरिका से ही बिलोंग करते थे, वहां के ही ये साइकोलॉजिस्ट थे। और इनके बारे में क्या है, इन्होंने शिक्षा में यानी एजुकेशन में सीखने के कुछ नियम दिए हुए हैं। ठीक है, यानी रूल्स ऑफ लर्निंग इन्होंने दिए हैं, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनको फर्स्ट एजुकेशनल साइंटिस्ट का दर्जा प्राप्त है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट एजुकेशनल साइंटिस्ट या प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। ठीक बात है, ये कौन हुए, ये हुए एडवर्ड ली थॉर्नडाइक।
ठीक है। तो यहां पर जो इन्होंने बेसिकली रूल्स ऑफ लर्निंग दिए, तो ये इनके जो नियम थे ना, सीखने के नियम, ये नियम काफी हद तक इन पे मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रभाव दिखता है, यानी काफी कुछ ये सिमिलर दिखते हैं साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स से, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स के काफी सिमिलर दिखते हैं, इसलिए इनको यहां पर बोला जाता है फर्स्ट एजुकेशनल साइंटिस्ट, ठीक बात है। तो ये कुछ एक नाम जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर हम सीधे बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है ये कब से एग्जैक्टली ये हमको चीज पता चल गई कि मनोविज्ञान तो बहुत विस्तृत दायरा है, यानी साइकोलॉजी, राइट। साइकोलॉजी तो बहुत ही ब्रॉड एक इसका अपना एरिया है, अपना एक इसका दायरा है, जिसके अंतर्गत इसकी एक ब्रांच आती है। उस ब्रांच का क्या नाम है? उस ब्रांच का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक बात है। यानी मनोविज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, क्या? एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 ईस्वी से, क्लियर होता है। लेकिन अब यहीं पर एक अगली और चीज ध्यान देने वाली है कि यहां पर मनोविज्ञान की शाखा के रूप में तो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 1900 में, ठीक है। लेकिन जब यहां पर बात होती है कि अपना स्पष्ट रूप इसने कब धारण किया, तो 1900 के बाद 1920 में, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये ब्रांच के रूप में यानी शाखा के रूप में कब इंट्रोड्यूस की गई, ये 1900 में, और इसका अपना जो स्पेसिफिक अपना जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये इसने कब लिया, ये लिया 1920 में। तो ये बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी का कुछ एक हिस्ट्री थी, जिनमें कुछ एक इंपॉर्टेंट नाम थे, ये कब आया, कैसा हुआ, और किन किन दार्शनिकों ने या किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या इसमें स्टडीज कर रखी हैं, उनके बारे में भी आपको मैंने यहां पर डिस्कस कर लिया, राइट। अब इसके आगे फटाफट हम बढ़ते हैं इसकी कुछ एक डेफिनेशंस पे, जो मैं हर बार आपको देता हूं। उन डेफिनेशंस के बाद हम लोग सीधे चलेंगे इसके नेचर को समझेंगे थोड़ा सा, एंड देन आफ्टर इसकी यूटिलिटी एंड एम्स के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आपके सामने सबसे पहली डेफिनेशन E.A. पील के अनुसार है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, राइट। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। सेकंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो W.B. कॉल्सनिक के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक बात हो गई। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज, ठीक बात है। एंड लास्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू J.M. स्टीफन, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ, ठीक है। तो आई होप ये डेफिनेशंस आप लोग को क्लियर हुई। तो आइए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, ठीक है। तो देखिए, जब मैं आपको पहली चीज बता चुका हूं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या एक तरह का मनोविज्ञान है, ना मनोविज्ञान की एक ब्रांच है, ठीक है ना। और मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक तरह का विज्ञान है, ठीक बात है। विज्ञान का नियम क्या होता है? विज्ञान के जो नियम होते हैं वही शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब वो विज्ञान के नियम कौन से हैं उनको आप फटाफट देखिए और बहुत ही जल्दी से इन चीजों को आप समझ पाएंगे। सबसे पहला नियम देखिए, विज्ञान क्या बोलता है? वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक वस्तु को किस तरीके से स्टडी किया जाना चाहिए, हर एक वस्तु का अपना एक वजूद है, अपना एक इंपॉर्टेंस है, उसको स्टडी करना, यानी यही एजुकेशनल साइकोलॉजी में जब हम इसको रिलेट करते हैं यानी शिक्षा मनोविज्ञान में, तो वस्तुनिष्ठता को हम कनेक्ट कर सकते हैं हर एक बच्चे से, हर एक स्टूडेंट से, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का नेचर अलग अलग होता है। हर एक स्टूडेंट को एक ही तरीके से पढ़ाया नहीं जा सकता है, राइट। तो आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे, वस्तुनिष्ठता ये पहला पॉइंट हो गया इसकी प्रकृति का यानी नेचर का, ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें दैट इज तथ्यात्मक ज्ञान। तो भाई ये विज्ञान यही तो बोलता है, विज्ञान ऐसे ही हवा में कोई बातें नहीं करता है। विज्ञान में जो भी हम लोग के पास इंफॉर्मेशन होती है वो सारी फैक्चुअल नॉलेज होती है, राइट। तो बस वही ये कह रहे हैं कि यहां पर भी यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी जो विज्ञान से संबंधित यानी जो भी मनोविज्ञान से संबंधित जो भी नियम, सिद्धांत, कायदे, कानून चले आ रहे हैं, उनका जो तथ्यात्मक ज्ञान है वो इसका सेकंड नंबर हो जाएगा इसके नेचर का। किसका?
शिक्षा मनोविज्ञान का, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति तथ्यात्मक ज्ञान पर ही आधारित होती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, वो फैक्चुअल बेस्ड होती है, कोई भी बात हवा में यहां नहीं करी जाती, ठीक है। तो इसलिए तथ्यात्मक ज्ञान हो गया। तीसरे की अगर बात करें, दैट इज भविष्य कथन। भविष्य कथन का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी प्रयोग को, फॉर एग्जांपल साइंस की ही बात करते हैं, विज्ञान में किसी प्रयोग को किया जाता है तो कुछ एक भविष्य का टारगेट सोच के किया जाता है, ठीक बात है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात कि अगर किसी भी मिसाइल को बनाना है तो जाहिर सी बात है पहले दिन वो मिसाइल नहीं बनती, उस मिसाइल को बनाना है वो हमारा उद्देश्य है, वो हमारा एक एम सेट है, राइट। अब उसके लिए जो उसमें स्टेप्स हमको करने हैं, जो भी हमें प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, बस वही प्रोसीजर क्या है वो बताएगा कि हाँ भविष्य में हमें इस प्रोसीजर के चलते चलते हमें मिसाइल मिल जाएगी, राइट। या कोई भी चीज हमें बनानी है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा तभी हमें वो चीज मिल पाएगी। अब इसको जरा एजुकेशनल साइकोलॉजी में कनेक्ट करिए। कोई भी बच्चा है, कई सारे बच्चे हैं जिनका खेल में बहुत इंटरेस्ट होता है बचपन से, तो हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर तक आए तो देखा कि नहीं एक बच्चा फुटबॉल बहुत अच्छा खेल रहा है, तो उसके लिए ये बोला जा सकता है कि यार ये फुटबॉल की फील्ड में काफी अच्छा कर सकता है, एक अच्छा फुटबॉलर या फुटबॉल प्लेयर वो बन सकता है, राइट। इन द सेम वे अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा स्टूडियस टाइप का है, बहुत पढ़ाकू है, उसका पढ़ाई में ही मन लगता है, हर समय किताबों के बीच ही उसको रहना अच्छा लगता है, तो क्या कहते हैं कि नहीं यार इसको अगर आगे अच्छा प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो ये हो सकता है यूपीएससी क्रैक कर ले जाए, राइट। या आईएएस पीसीएस लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन है या किसी भी अच्छे एजुकेशनल फील्ड में कुछ अच्छा वो कर सकता है। ये हो गया भविष्य कथन एजुकेशनल साइकोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। अगला आ जाता है निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग, यानी ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो बस ये भी सेम वही विज्ञान की प्रकृति है, विज्ञान का नेचर है, वही सेम नेचर एजुकेशनल साइकोलॉजी का भी है, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी भी एक तरह का शैक्षिक व्यवहार का ही अध्ययन करने वाला तो विज्ञान है, एग्जैक्टली। तो यहां पर भी निरीक्षण किया जाता है विद्यार्थियों का, उन पे ही परीक्षण होता है अलग अलग विधियों के जरिए, फिर उसी आधार पे प्रयोग भी होते हैं, ठीक बात है। तो बेसिकली मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूं कि सब के सब विज्ञान से ही हम कनेक्ट करके इसकी प्रकृति को आपको बता रहे हैं, सो दैट आप आसानी से समझ पाइए, राइट। अगले आ जाइए, नेक्स्ट है आपका दैट इज सार्वभौमिकता, यानी यूनिवर्सैलिटी। सार्वभौमिकता क्या हो गई? सार्वभौमिकता की किसी एक चीज की जो एक जगह पर वैल्यू है वही वैल्यू हर जगह पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर हम एक दुकानदार से 5 किलो या 10 किलो दाल लेते हैं तो वो दाल यहां से लेके इस पूरी धरती पर हम कहीं पर भी चले जाएंगे, उसका मास यानी उसका जो वेट है, उसका जो द्रव्यमान है या वजन है, वो वजन कितना होगा? वो वजन हर जगह पर 5 किलो ही तो होगा, राइट। तो इस तरीके से ये सार्वभौमिकता हो गई कि यहां पर भी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के जरिए जो बच्चों के शैक्षिक व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता था, तो जिस तरह का बच्चा उससे रिलेटेड जो भी परीक्षण प्रयोग के आधार पर जो भी तथ्यात्मक ज्ञान निकल के आया, जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आई, वो सार्वभौमिक है। कि अगर कुछ बच्चे होते हैं जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, राइट, जिनको हम लोग दिव्यांग बोलते हैं, ठीक बात है, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ कुछ कुदरत की देन होती है कि उनके साथ डिसेबिलिटीज होती हैं, राइट, तो उनके लिए भी पढ़ाई के, उनको भी इंफॉर्मेशन नॉलेज देने के अलग अलग मेथड्स खोजे गए हैं, ठीक बात है। तो वो जो मेथड्स यहां पर काम करेंगे वही मेथड्स हर जगह काम करेंगे। लेकिन होता क्या है, यहां पर वही बच्चे टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस थोड़ा सा वेरी करते हैं, अपने माहौल की वजह से, अपनी जगह की वजह से। हर एक चीज उसमें एक कारक होती है, एक इंपॉर्टेंट कॉज होती है उसकी नेचर को बताने में, ठीक है। तो जिस हिसाब का नेचर होगा बच्चों का, उस हिसाब का आप उनको ट्रीटमेंट दे सकते हो, उस तरह की उनको आप एजुकेशन दे सकते हो, ठीक बात है। ओके, अगला आ जाता है सत्यापनशीलता। जैसे विज्ञान में हर एक तथ्य का, हर एक प्रयोग को सत्यापित करके देखा जा सकता है, प्रूफ करके देखा गया है, प्रूफ करके ही उसमें कुछ बताया जाता है, सेम उसी तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी चीजों को यानी तथ्यों को सत्यापित करके देखा जाता है, देन आफ्टर उनको इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक बात है। अगला आ जाइए कार्य कारण। कार्य कारण यानी कॉज इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में जैसे किसी का मन नहीं लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक मूवी का नाम जो भी मैं पिछले वीडियो में शायद थोड़ा सा गलत दे गया था, उसमें मैंने 3 इडियट्स को कनेक्ट किया था, जबकि 3 इडियट्स नहीं था। मूवी का नाम था तारे ज़मीं पर, राइट। उसमें जो बच्चा होता है दर्शील सफारी, उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं आता, उसको पेंटिंग में बड़ा मजा आता है, ठीक है, उसको क्रिएटिव चीजों में बड़ा मजा आता है। इट डजंट मीन कि उसके पास ब्रेन नहीं है, उसके पास दिमाग की कोई कमी है, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसको अक्षर उल्टे दिखते हैं, जैसे ये 6 लिखा है तो उसको वो कुछ इस तरीके से बनाएगा, राइट। 3 ऐसे लिखा है तो वो उसको ऐसे बनाएगा,
ठीक है, तो ये उसमें कंफ्यूजन होता था ना। तो कहने का सेंस यही है कि कोई भी बच्चों के साथ इस तरह की या कोई भी XYZ दिक्कत होती है तो वो दिक्कत तो हो गया एक समस्या यानी एक कार्य, और उसका कारण क्या है ये हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे विज्ञान में अगर हम इसको कनेक्ट करें तो अगर एक बर्तन को हम पकड़ते हैं और वो बर्तन गर्म लगता है तो इसका मतलब ये सीधा सा स्पष्ट है कि उसको कहीं ना कहीं से हीट प्रोवाइड की जा रही है, उसको गर्म किया जा रहा है तभी वो बर्तन गर्म होगा, राइट। ऐसे ही कोई भी बर्तन गर्म नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो आप? तो इन द सेम वे ये हो गया इसका कॉज एंड इफेक्ट, राइट। तो कहने का सेंस ये है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो नेचर है यानी जो प्रकृति है वो डिटो हम कह सकते हैं कि एकदम साइंस की तरह है। सारे वही पॉइंट्स हैं, बस उनको आपको यहां एजुकेशनल साइकोलॉजी के फील्ड में उनको कनेक्ट करना आना चाहिए, राइट। तो आई होप नेचर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे फटाक से हम लोग बढ़ लेते हैं, इसके उद्देश्य एंड उपयोगिता हम लोग देख लेते हैं। इसके उद्देश्य और उपयोगिता यानी एम्स एंड यूटिलिटी। देखिए सबसे पहली चीज आपको जो मैं बताना चाहता हूं कि एम्स एंड यूटिलिटी कोई बहुत ज्यादा इनमें अंतर नहीं है, ठीक है। इसको आप अपने आप भी इन पॉइंट्स को समझ के आप उपयोगिता भी सिद्ध कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उद्देश्यों को भी लिख सकते हैं। देखिए जरा, सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन। तो ध्यान से देखिए, बात जब हो रही है शिक्षा मनोविज्ञान की तो ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, इसमें शैक्षिक व्यवहार का ही तो अध्ययन किया जाता है। यानी एक जो स्टूडेंट है उसका एजुकेशनल बिहेवियर यानी जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उस समय पर उसका व्यवहार कैसा है, उसके व्यवहार के जो भी पेरीमीटर्स या जो भी एक्टिविटीज उसकी हैं वो कैसी हैं, उनको किस तरीके से स्टडी किया जाएगा, उनको किया जाएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू। ठीक, तो ये एक उपयोगिता भी है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, ये एक उद्देश्य भी है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा अभिवृद्धि एवं विकास। तो देखिए दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास में बहुत छोटा सा एक अंतर है, लेकिन वो थोड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है। अभिवृद्धि क्या है, ये लिमिटेड है, इसका दायरा बहुत सीमित है। अभिवृद्धि का मतलब हो गया कि एक बच्चा है वो हमेशा तो बच्चा नहीं रहेगा ना, यानी सबसे पहले वो शैशवावस्था में है, राइट, जिसको बोलते हैं हम लोग इन्फेंसी, राइट। उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तब वो आता है अपनी बाल्यावस्था में जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्डहुड, एंड देन उसके बाद वो किशोरावस्था में एंटर करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंस, और उसके बाद वो प्रौढ़ावस्था में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अडल्टहुड, राइट। तो इस तरीके से वो है ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है। जैसे हमारी शारीरिक ग्रोथ है, बचपन में जब हम पैदा हुए थे इतने थे, आज हम इतने बड़े हो गए, राइट, लेकिन अब क्या हम जिंदगी भर बढ़ते ही रहेंगे? नहीं, तो वो हमारा हो गया अभिवृद्धि, यानी वो हमारी हो गई ग्रोथ, ठीक बात है। ग्रोथ तो हो गया थोड़ा लिमिटेड दायरा किसी भी चीज का, ठीक है। उसके बाद जब बात हम यहां करते हैं विकास की, तो विकास ऐसी एक प्रक्रिया है जो हमारी बर्थ से लेके हमारी मृत्यु तक चलती रहती है। विकास बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स में होता है, वो हमारा मानसिक, शारीरिक और हर तरीके से जो भी चीजें हम हर दिन प्रतिदिन नई सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो सारी चीजें हमारी किसमें आती हैं? विकास में, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया ये हमारा अभिवृद्धि एवं विकास। ये भी हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी की एक उपयोगिता भी है और एक उद्देश्य भी है, ठीक बात है। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यानी दो बच्चे अगर दोनों अलग अलग तरह के हैं तो उनको अलग अलग तरह के बिहेवियर की जरूरत, उनको अलग अलग तरह के मेथड्स ऑफ टीचिंग की जरूरत है, ठीक बात है। तो इस तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता इस क्षेत्र में भी इस एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यह भी एक इसकी उपयोगिता भी है और एक उद्देश्य भी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक या एक्सेप्शनल बालक। तो विशिष्ट बालकों में जनरली जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है उससे हटके बालक हो सकता है, वो हो सकता है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा हो, यानी ब्रिलियंट टाइप का, राइट, मेधावी स्कॉलर टाइप का, या हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसका बिल्कुल पढ़ाई में मन ही ना लग रहा हो, उसको जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा है लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, ठीक बात है। या मान लीजिए उसी जगह पर कोई एक मंद बुद्धि बच्चा है या कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा है, मान लीजिए कोई नेत्रहीन है, ठीक है ना। तो जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनके लिए भी क्या एजुकेशनल साइकोलॉजी की ही तो जरूरत होती है कि भाई उनके लिए भी उनकी जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो अलग अलग तरह से अपनाए जाते हैं, अलग अलग तरह से टीचर्स उनको अप्रोच करते हैं, उनको सिखाते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक बात है। तो ये हो गया आपका विशिष्ट बालक। तो ये भी एक उद्देश्य भी है और एक उपयोगिता भी है शिक्षा मनोविज्ञान की, ठीक बात है। नेक्स्ट आ जाता है अध्ययन विधियां। तो बिल्कुल टीचिंग मेथड्स, जिसकी अभी हमने बात करी कि यानी अध्ययन विधियों को भी निर्धारित किया जाता है किसकी हेल्प से? एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से, शिक्षा मनोविज्ञान की मदद से, कि किस तरह की अध्ययन पद्धतियां रखनी है या
शिक्षण विधियां रखनी है जिसके थ्रू बच्चों को इफेक्टिवली और एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, राइट। नेक्स्ट आ जाता है अध्यापकों के लिए उपयोगी। तो देखिए अध्यापकों के लिए भी बहुत उपयोगी है एजुकेशनल साइकोलॉजी, बिकॉज अध्यापकों को भी उन्हीं बच्चों से डील करना है, राइट। तो अब जब तक वो हर एक बच्चे को, हर एक इंडिविजुअल को समझेंगे नहीं, तब तक वो उन बच्चों को कैसे इफेक्टिवली टीच कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो बस यही एक चीज है कि अध्यापकों के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी बहुत सारी चीजों में। ना केवल बच्चे को फोकस करना है, बच्चे के साथ साथ उसकी सराउंडिंग्स कैसी अध्यापक को प्रोवाइड करनी है, उसको कैसा माहौल देना है स्कूल में, उसकी क्लासरूम में, ये सारी चीजें टीचर्स पे ही डिपेंड करती हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये हो गया अध्यापकों के लिए उपयोगी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, विद्यालय प्रबंधन के लिए उपयोगी, यानी जो स्कूल मैनेजमेंट होता है उसके लिए भी तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे जो स्कूल मैनेजमेंट होता है वो स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि बच्चों के लिए किस तरह का एनवायरमेंट स्कूल में यानी विद्यालय में उनको प्रोवाइड किया जाए, सो दैट कि वो उन बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है वो उसको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा उन्नतशील बना सके, राइट। तो स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन इनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। आप सोच सकते हो कि अगर एक स्कूल मैनेजमेंट के तौर पे आपकी नियुक्ति करी जाए, राइट, तो वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह से आप अपनी निर्धारित करेंगे, किस तरह से आप इफेक्टिवली अपने स्कूल को आप चला पाएंगे और बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन का माहौल दे पाएंगे, राइट। ये सारी चीजें भी आती हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के ही थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी। तो बिल्कुल करिकुलम के लिए भी इसकी यूटिलिटी बहुत हद तक है, बिकॉज एजुकेशनल साइकोलॉजी ही डिसाइड करती है कि किस लेवल के बच्चे के लिए क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या रखा जाना चाहिए। उसी के बेसिस पे उन बच्चों की पढ़ाई यानी एजुकेशन आगे बढ़ाई जाती है और उनको वैसे ही टीच किया जाता है, राइट। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट आ जाता है अभिभावकों के लिए उपयोग। अब यहां पर एक बच्चे के डेवलपमेंट में, एक बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट आप जो भी कह लीजिए, उसमें पेरेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहां पर कोई भी बच्चा अगर है, बाय द वे वो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने के बाद उसको वहां पर एक होमवर्क मिलता है, होमवर्क के बाद बच्चा जब घर आता है, तो जब तक पेरेंट्स कोऑपरेटिव नहीं होंगे, पेरेंट्स जब तक जागरूक नहीं होंगे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसके करियर के लिए, तब तक वो बच्चा क्या अपने होमवर्क को प्रॉपरली और उतना ध्यान दे पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो इसके लिए पेरेंट्स को भी बहुत अवेयर रहना पड़ता है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके माहौल के लिए, कि उनको घर में भी किस तरह का माहौल दिया जाए, कैसा एनवायरनमेंट उनकी सराउंडिंग्स में क्रिएट किया जाए, सो दैट बच्चा वहां से बहुत सारी चीजें सीख सके। वो चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो एक सामाजिकता से रिलेटेड हो, चाहे वो मिलना जुलना, बातचीत करना, खेलना कूदना, किसी भी तरह की एक्टिविटी से रिलेटेड हो, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो 9 पॉइंट्स देखे गाइस, तो यहां से आप उपयोगिता भी सिद्ध कर सकते हैं और उद्देश्य भी निकाल सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के, ठीक बात है। और यहां पर आके खाली सीमित इतने 9 पॉइंट्स ही नहीं है, आपको मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश करी है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कहां कहां किस किस तरीके से उपयोगी है, उससे कहां कहां किस किस तरीके से हेल्प हमें मिल सकती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे तो आप खुद से भी नोट डाउन कर सकते हैं, खुद से भी आप अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए आप वहां पर नोट डाउन करके मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आज की इस क्लास पे, इस सेशन में आपको जितनी भी चीजें मैंने बताई वो चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। आई नो थोड़ा सा क्लास लेंदी जरूर हुआ है, लेकिन यहां पर हर एक चीज, हर एक पॉइंट को मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। तो अगर वाकई में चीजें अच्छी लगी हैं और मजा आया है और समझ में आया है, तो इसी तरीके से अपना प्यार, साथ और सपोर्ट देते रहिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, सो दैट सभी को इसका फायदा मिल सके, जैसा आप लोग अभी तक करते चले आए हैं, राइट। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अगर लगता है कि मेरी मेहनत है आप लोगों के लिए और ये मेहनत जस्टिफाई कर रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।